Welcome all of you. Today discussion valuation of share. I am Dr. Vikas Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, Government PG College Obra, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। शेयर, जिसको हिंदी में अंश कहते हैं। शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। अंश का मतलब किसी कंपनी की अंश पूंजी में शेयर से लगाया जाता है, और ये बात सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। एक कंपनी में इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। एक कंपनी 2 तरह के शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर समता अंश और प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश। और जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में, कि जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी होती कि वो इक्विटी के कंपैरिजन पहले पेमेंट रिसीव होगा, और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता, प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी रहती कि इक्विटी के कंपैरिजन पहले प्रेफरेंस मिलेगा, डिविडेंड हमारा तो। और प्रेफरेंस शेयर में एक फिक्स परसेंटेज होता, उसी परसेंटेज से डिविडेंड रिसीव होगा। अब वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स के बारे में कुछ वैल्यू आपको समझना पड़ेगा। फेस वैल्यू, सबसे पहले आप ये समझिए कि फेस वैल्यू क्या होती है। जब भी किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉज होते, उसमें कैपिटल क्लॉज होता, और हर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में उस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू लिखी होती। सपोज दैट ₹10 ईच और ₹100 ईच, ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में जो लिखा है वही उस शेयर की फेस वैल्यू होगी। फेस वैल्यू के बाद मार्केट वैल्यू। जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी शेयर हैं ये सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में जिस प्राइस पे वे ट्रेड होते हैं उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। उसके बाद परचेज वैल्यू। अब परचेज वैल्यू क्या होती कि कोई भी शेयर जिस प्राइस पे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा वो मार्केट वैल्यू है, और उस मार्केट वैल्यू में अगर हम कमीशन, ब्रोकरेज और भी जो परचेज के एक्सपेंसेज हैं जोड़ देते हैं तो वो मेरी परचेज वैल्यू हो जाती। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को जनरली हम बैलेंस शीट वैल्यू बोलते हैं। वो शेयर की वैल्यू जो बैलेंस शीट में होती है। मींस बैलेंस शीट में क्या होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो बैलेंस शीट के बेसिस पे वैल्यू निकलती है वो बुक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी पर्टिकुलर डेट पे कंपनी की नेट एसेट्स का वैल्यूएशन करके उसमें उसके आधार पे जो वैल्यू हम निकालते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू का हिंदी नाम। म्यूट रखिए अपना मोबाइल सब लोग। फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और इनकम वैल्यू दोनों का एवरेज फेयर वैल्यू होता। अब नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर हमें करने की जरूरत क्यों है, या किस किस केस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया जाता। व्हेन 2 और मोर कंपनी एमलगमेट, जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां एक दूसरे में एमलगमेट होती हैं, एकीकरण होता है, तो शेयर का वैल्यूएशन जरूरी है। व्हेन डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू शेयर, जब डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया जाता है तो वैल्यूएशन जरूरी है शेयर का। व्हेन वन कंपनी एब्जॉर्ब्स इनटू अनदर कंपनी, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में विलय होता है। व्हेन शेयर्स आर प्लीज्ड एज सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन, जब आपको बैंक में शेयर को गिरवी रख के लोन लेना हो तब आपको शेयर की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी,
कि कितना लोन आपको मिलेगा और उस शेयर की वैल्यू कितनी। When a company has decided to process of reconstruction, जब किसी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है इंटरनल एक्सटर्नल, तो हम उसके शेयर का वैल्यूएशन करते हैं। When one company acquires the share of another company, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का शेयर एक्वायर करती है तो वो उसके शेयर का वैल्यूएशन करती है। When the share of a company are taken over by the government, जब गवर्नमेंट किसी कंपनी का शेयर परचेज करती तो गवर्नमेंट उस कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन करती। When a partnership firm is dissolved and the firm having some investment in shares, कोई पार्टनरशिप फर्म है उसने अपना शेयर में कहीं इन्वेस्ट किया है और वो पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व होती तो जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उसका वैल्यूएशन करने के बाद पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। द सर्वाइवर ऑफ ए डिजीज पर्सन हु गेट सम शेयर्स ऑफ ए कंपनी मेड बाय द विल, जब किसी व्यक्ति को पैतृक विल में वसीयत में कुछ शेयर्स मिलते हैं और उसको सेल करना है तो उसके लिए वैल्यूएशन की जरूरत होती है। ये सारी नीड है कि इस एस्पेक्ट्स पे हमें शेयर का वैल्यूएशन करना होता। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर, आपके जो शेयर के वैल्यूएशन है वो इफेक्ट कैसे होते हैं। नेचर ऑफ कंपनी बिजनेस, कंपनी का बिजनेस किस नेचर का है वो शेयर के वैल्यूएशन को इफेक्ट करता। रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, अगर कोई कंपनी ज्यादा रेट से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ज्यादा डिविडेंड दे रही है तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा, और कोई कंपनी कम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उसका वैल्यूएशन कम होगा। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स, ये भी शेयर के वैल्यूएशन को इफेक्ट करते। अगर किसी कंपनी की शेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा, और अगर कहीं सप्लाई ज्यादा है शेयर की, डिमांड कम है तो उसका वैल्यूएशन कम होगा। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, ये भी इफेक्ट करती। अगर किसी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो शेयर का वैल्यूएशन ज्यादा होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, अगर किसी कंपनी में एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा हैं तो शेयर का वैल्यूएशन ज्यादा होगा, अगर लायबिलिटी ज्यादा है एसेट्स से तो शेयर का वैल्यूएशन कम होगा। इकोनॉमिक कंडीशन, कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मींस कि वो कंपनी का कंपटीशन कैसा है मार्केट में, मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। फाइनेंशियल कंडीशन, उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर को इफेक्ट करती। पॉलिटिकल कंडीशन कंट्री की, वो भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर को इफेक्ट करती। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मेथड्स, मेन यही मेथड हमें डिस्कशन करना है कि जब भी हम किसी शेयर का वैल्यूएशन करेंगे उसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, सेकंड यील्ड वैल्यूएशन मेथड, और थर्ड फेयर वैल्यू मेथड। अब आप यहां एक चीज समझ जाइए कि फेयर वैल्यू मेथड कोई मेथड नहीं है, वो एसेट्स वैल्यूएशन मेथड और यील्ड वैल्यूएशन मेथड, इन्हीं दोनों का एवरेज फेयर वैल्यू मेथड होता है। मींस कि फेयर वैल्यू मेथड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, यील्ड वैल्यूएशन मेथड पढ़ लेते हैं तो दोनों की वैल्यू को प्लस करके अपॉन 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा फेयर वैल्यू मेथड का। अब 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे तीनों मेथड। सबसे पहले एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। Method of valuation of share, assets valuation method, yield valuation method or fair valuation method. Assets valuation method. This method is also known as, इस method को assets backing method भी बोलते, intrinsic value method भी बोलते, net assets method भी बोलते, balance sheet method भी बोलते। लेकिन इन सारे मेथड में जो सबसे फेमस है नेट एसेट्स मेथड, शुद्ध संपत्ति विधि इसको बोलते हैं। एसेट्स वैल्यूएशन मेथड को नेट एसेट्स मेथड, शुद्ध संपत्ति विधि से जाना जाता। अंडर दिस मेथड द शेयर्स वैल्यू इज सिंपली द नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। मींस इस मेथड में जो शेयर की वैल्यू होती
नेट एसेट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देती। मींस कि एसेट्स वैल्यूएशन मेथड या नेट एसेट्स मेथड में आपको 2 स्टेप करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स एंड वैल्यू पर शेयर। अब नेट एसेट्स मेथड में सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स हम कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स मेथड में सबसे पहले आप गुडविल को वैल्यूड करेंगे, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया है। और गुडविल वैल्यूड करने का आपको मालूम है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, 2 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल और वेटेड है, सुपर प्रॉफिट में सिंपल सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एन्युटी मेथड। सबसे पहले नेट एसेट्स मेथड से कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स करने के लिए गुडविल आपको वैल्यूड करनी होगी। उसमें ऐड फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों ऐड करेंगे और फिर उसमें से लेस आउटसाइड लायबिलिटीज एंड प्रोविजन लेस कर देंगे, तो ये आपकी नेट एसेट्स आ जाएगी। ये एक क्वेश्चन देखिए, आपको नेट एसेट्स करना है। इस क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं दिया, तो नेट एसेट्स करने के लिए हमें नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स लेंगे, करंट एसेट्स लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे। मींस नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए नॉन करंट एसेट्स 68,000, करंट एसेट्स 2,000 एंड इन्वेस्टमेंट 30,000। मीन्स ये टोटल एसेट्स मेरी आ गई 1 लाख। और इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी डिबेंचर और क्रेडिटर्स हम लेस कर देंगे, लेस 8% डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स। डिबेंचर 25,000 और क्रेडिटर्स 15,000। मीन्स 40,000 हम इसमें से लेस कर देंगे, तो ये 60,000 जो मेरा है, ये मेरा क्या आया, नेट एसेट्स। क्लियर है ये फॉर्मूला सबको? यस सर। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे बैलेंस शीट को, तो ये आइटम हमने ऐड किया, उसमें से ये आउटसाइड लायबिलिटी लेस की। ये पहला मेथड है नेट एसेट्स निकालने का। एक सेकंड अप्रोच भी है जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को भी आप ऐड कर देंगे, तो ये आपका नेट एसेट्स आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो फर्स्ट मेथड इजी है कि सेकंड? सर सेकंड। सेकंड। लेकिन सेकंड आप लोग नहीं करिएगा, केवल फर्स्ट को ही ध्यान रखिएगा। अब हम लॉजिक बता रहे हैं क्यों। अब देखिए, ये जो भी नॉन करंट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट एसेट 68,000 है, लेकिन अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगा नॉन करंट एसेट्स रीवैल्यूड ₹75,000, तो उस केस में हम 68 न लेके क्या लेंगे उसकी जगह पे 75,000। लेकिन अगर हम सेकंड अप्रोच से कर रहे हैं तो फिर मेरा आंसर नहीं आएगा। क्लियर? तो यहां पे फिर हमको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, ये एडजस्टमेंट का डिफरेंस। तो इसलिए सजेशन यही है कि फर्स्ट मेथड को ही आप फॉलो करेंगे, और जितनी भी नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट है, इन सब की अगर करंट वैल्यू दी होगी तो उसको कंसिडर करें। क्लियर है? सर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। आपको मालूम है कि नेट एसेट्स निकालने के लिए आपको जितने भी नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट सबको ऐड करना है, और उसमें से लेस आउटसाइड लायबिलिटीज एंड प्रोविजन को लेस करना है, जिसमें 8% डिबेंचर आउटसाइडर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि इन्वेस्टमेंट करंट मार्केट प्राइस 50, और यहां इन्वेस्टमेंट है कितना 30, तो हम इन्वेस्टमेंट का करंट मार्केट प्राइस ही लेंगे। और गुडविल कितनी वैल्यूड है
25। 20. तो यहाँ पे हम गुडविल भी लेंगे 25 और नॉन करेंट एसेट्स 68 8. और करेंट एसेट्स 2। 2000. मीन्स कितना आया ये 1,45,000 और इसमें से Yes. 25 डिवेंचर और 15,000 क्रेडिटर्स Credit. किए। मीन्स यहाँ पे नेट एसेट्स आपकी आ गई 1,05,000। ये क्लियर है नेट एसेट्स। Yes, sir. अब इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में नेट एसेट्स कैसे होगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इक्विटी शेयर भी गिवन है और प्रेफरेंस शेयर भी. प्रेफरेंस शेयर भी गिवन है। और इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले क्वेश्चन में देखिए केवल शेयर कैपिटल गिवन थी। अब इस क्वेश्चन में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों दिया है। Yes, sir. तो यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा नेट एसेट्स को कैलकुलेशन करने का। यहाँ भी ये सारी एसेट्स को ऐड करिए और उसमें से ये लेस करिए। Yes, क्लियर है। Yes, sir. मीन्स इस क्वेश्चन में भी नेट एसेट्स आपकी सेम होगी। अब म्यूट कर दीजिए अपना मोबाइल सब लोग। नेट एसेट्स मेथड कैलकुलेट करने के बाद आपको वैल्यू पर शेयर निकालना है। वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए आपको दो चीज देखना पड़ेगा। इन द केस ऑफ कंपनी ओनली इक्विटी शेयर, कि कंपनी के पास केवल इक्विटी शेयर है या कंपनी के पास इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों शेयर है। क्लियर है। और Yes, sir. इतनी बात तो क्लियर है कि नेट एसेट्स मेथड निकालने का तरीका सेम है, चाहे इक्विटी और प्रेफरेंस हो। अब वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए आपको दो चीज ध्यान में रखना है। पहला ओनली इक्विटी शेयर और दूसरा इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ। Yes, sir. अब ओनली इक्विटी शेयर है तो हमें देखना कि सिंगल कैटेगरी का है या मोर देन सिंगल कैटेगरी। देखिए इसको समझिए पहले। सिंगल कैटेगरी एंड मोर देन सिंगल कैटेगरी की क्या मीनिंग है। फर्स्ट एंड सेकंड, सिंगल कैटेगरी में क्या होगा, आपको लिखा होगा कि 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। और मोर देन सिंगल में आपको दो कैटेगरी के इक्विटी शेयर होंगे। 10,000 इक्विटी शेयर at the rate of ₹20 each and 5,000 equity share at the rate of ₹10 each। क्लियर है। सिंगल कैटेगरी मीन्स कि एक सिंगल शेयर होगा उसकी वैल्यू होगी, और मोर देन सिंगल का मतलब एक से ज्यादा वैल्यू का इक्विटी शेयर होगा। क्लियर है। Yes, sir. अब जब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हो तो उसमें ये चार कंडीशन हो सकती है। जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिनको प्रायोरिटी टू पेमेंट कैपिटल हो, या प्रायोरिटी टू पेमेंट एरियर ऑफ डिविडेंड हो, या प्रायोरिटी टू पेमेंट कैपिटल एफ डिविडेंड बोथ हो, या नो प्रायोरिटी टू पेमेंट। क्लियर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि प्रेफरेंस शेयर कैसा है। मींस प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल की प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड की प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल और डिविडेंड दोनों की प्रायोरिटी है, या कोई प्रायोरिटी नहीं है। क्लियर है। ये मींस पूर्वाधिकार अंश पूंजी पाने का अब ये दोनों चीजों को जज करने के बाद ही आप वैल्यू पर शेयर पे जाएंगे। अब कंपनी हैविंग ओनली इक्विटी शेयर, अगर कंपनी के पास केवल इक्विटी शेयर है सिंगल कैटेगरी का या मोर देन सिंगल कैटेगरी का, तो वैल्यू पर शेयर क्या होगा, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मींस
अभी जो आपने नेट एसेट्स कैलकुलेट किया था 60,000 यहां लिखेंगे और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपका 5,000 था, तो वैल्यू पर शेयर कितना आ गया? ₹12। क्लियर है? सिंगल कैटेगरी के केस में। लेकिन अगर सिंगल से ज्यादा डबल कैटेगरी है तो वैल्यू पर रुपीज पहले निकालेंगे, उसमें नेट एसेट्स अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल को करेंगे और फिर वैल्यू पर रुपीज का फार्मूला होगा वैल्यू पर शेयर इक्वल टू वैल्यू पर रुपीज इंटू वैल्यू पेड अप पर शेयर। मीन्स एकदम फार्मूला बेस्ड है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में नेट एसेट्स निकाल लेना है। अगर सिंगल कैटेगरी है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, अगर मोर देन सिंगल कैटेगरी है तो नेट एसेट्स को टोटल पेड अप कैपिटल से डिवाइड करके वैल्यू पर रुपीज आएगा और वैल्यू पर रुपीज इनटू वैल्यू पेड अप पर शेयर कर देंगे, तो जितने भी कैटेगरी के शेयर होंगे उनकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब ये देखिए, ये एक आपको वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए नेट एसेट्स करना है। नेट एसेट्स हम आपको बता चुके हैं कि नेट एसेट्स निकालने के लिए आप नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट एसेट्स 68,000, करेंट एसेट्स 2,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, इन सब का टोटल आपने किया 1 लाख आया और लेस इसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस मींस 8% डिबेंचर करेंगे एंड क्रेडिटर्स 25 डिबेंचर्स एंड 15 ये, तो 40,000 लेस हो गया, तो टोटल आपका नेट एसेट्स आया 60,000। तो अब वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए नेट एसेट्स आपका 60 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहां देखिए शेयर कैपिटल 50,000 है और एक शेयर 10 रुपए का है, मींस कि कितने शेयर होंगे यहां? 5,000 शेयर। तो 5,000 शेयर से आप डिवाइड करिए तो ये 12। मींस ऐसे बैलेंस शीट में ये 10 ईच है, ये कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू। लेकिन आपने नेट एसेट्स मेथड से उसकी वैल्यू कितनी निकाली अभी? 12। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहां ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में 2 कैटेगरी के इक्विटी शेयर हैं, एक 20 ईच का और एक 5 ईच। तो यहां दूसरा मेथड लगेगा जो हमने आपको बताया, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, ये फार्मूला। तो अब देखिए क्वेश्चन वही है तो आपको समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये टोटल एसेट्स 1 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी 40, यानी नेट एसेट्स कितनी आ गई मेरी? 60। अब वैल्यू पर रुपीज 60,000 अपॉन टोटल पेड अप कैपिटल। टोटल पेड अप कैपिटल मीन्स ये दोनों पेड अप कैपिटल को ऐड करेंगे 40,000 प्लस 10,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 50, तो वैल्यू पर रुपीज आएगा 1.2। अब वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए वैल्यू पर रुपीज 1.2 इंटू वैल्यू पेड अप पर शेयर 20 और 5, तो 20 से करेंगे तो इनकी वैल्यू आ गई 24 और 1.2 इंटू 5 करेंगे तो इनकी वैल्यू आ गई 6। तो दोनों शेयर की अलग अलग वैल्यू आएगी। 20 जिनकी फेस वैल्यू थी उनकी वैल्यूएशन कितना आया? 24, और जिस शेयर की फेस वैल्यू 5 थी उसका वैल्यूएशन कितना आया? 6। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके सर। अब कंपनी हैविंग प्रेफरेंस एंड इक्विटी, जब कंपनी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर हो तो ये 4 कंडीशन क्वेश्चन में होंगी।
प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी टू पेमेंट कैपिटल ओनली, प्रेफरेंस शेयर प्रायोरिटी टू पेमेंट एरियर ऑफ डिविडेंड ओनली, प्रेफरेंस शेयर प्रायोरिटी टू पेमेंट कैपिटल और डिविडेंड बोथ, प्रेफरेंस शेयर नो प्रायोरिटी टू पेमेंट। तो चारों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फार्मूला लगाना है। फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी टू पेमेंट एरियर ऑफ डिविडेंड। देखिए यहां ये फार्मूला है वैल्यू पर शेयर, नेट एसेट्स में से माइनस एरियर ऑफ डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर करेंगे केस फर्स्ट में। केस सेकंड, जब प्रेफरेंस शेयर प्रायोरिटी टू पेमेंट कैपिटल ओनली होगा तो नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे। थर्ड केस, प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी टू पेमेंट कैपिटल एंड डिविडेंड बोथ। इस केस में वैल्यू पर शेयर, नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिविडेंड दोनों को लेस करेंगे अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और फोर्थ केस, प्रेफरेंस शेयर है नो प्रायोरिटी टू पेमेंट कैपिटल, तो नेट एसेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर इसमें करेंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन, इसमें इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों है। तो सबसे पहले आपको नेट एसेट्स यहां भी कैलकुलेट करना है। तो नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्वेश्चन हमने वही लिया है ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझें। नेट एसेट्स यहां भी कितना आ जाएगा 60,000। यस सर। अब इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों है, तो Yes, आपको चारों कंडीशन दी होगी। प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी टू पेमेंट कैपिटल ओनली। तो जब प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल की प्रायोरिटी है तो इस केस में वैल्यू पर शेयर इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये जो पिछला फार्मूला था आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 60,000 माइनस देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 10,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ 40,000 इंटू 10 है तो 4,000 आएगा। मीन्स यहां वैल्यू कितनी आ गई 12.5। और ये फार्मूला है पिछले स्लाइड में है, आप लोग दोबारा देखेंगे तो याद हो जाएगा। फिर देखिए प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी टू पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड। तो इस केस में आपको दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन में आपको 5% प्रेफरेंस शेयर है मींस डिविडेंड कितना होगा 5%। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी कि 1 ईयर का एरियर है या 2 ईयर का एरियर है, तो उस बेसिस पे आप फार्मूला पुट करेंगे और वो फार्मूला जो होगा उस केस में यहां नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। मीन्स आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस चीज की प्रायोरिटी होगी नेट एसेट्स में से उसको हम माइनस कर देंगे और उस केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं होके नंबर ऑफ टोटल शेयर होगा। और फिर थर्ड केस प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी टू पेमेंट कैपिटल एंड डिविडेंड बोथ। तो नेट एसेट्स में से कैपिटल प्रेफरेंस शेयर का और डिविडेंड दोनों लेस करके अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और फोर्थ प्रेफरेंस शेयर नो प्रायोरिटी तो नेट एसेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर कर देंगे। और एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1 ईयर गिवन है तो आप 10,000 का 5% 500 निकाल के उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? और यस सर। आपको केवल ये याद रखना है कि नेट एसेट्स मेथड में 2 तरह का है। इक्विटी शेयर गिवन हो, केवल इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों गिवन हो। इक्विटी गिवन हो तो सिंगल क्लास हो या मल्टीपल क्लास हो, और इक्विटी प्रेफरेंस दोनों हो तो चारों कंडीशन में आपको, और वो चारों कंडीशन आपकी ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
और 4, और चारों कंडीशन का अलग अलग फार्मूला पुट करना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद सेकेंड जो मेथड है यील्ड वैल्यूएशन मेथड। यील्ड वैल्यूएशन मेथड में डिविडेंड यील्ड, एक्सपेक्टेड रिटर्न और अर्निंग कैपेसिटी। देखिए सर यील्ड का हिंदी नाम? आय मूल्यांकन विधि, ठीक है। और आय को 3 तरीके से जज करते हैं, लाभांश के रूप में, एक्सपेक्टेड रिटर्न और अर्निंग, ठीक है। और इन तीनों मेथड से अलग अलग यील्ड वैल्यूएशन किया जाता है और तीनों का फार्मूला लगभग सेम है। आप 1 बाय 1 देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड रेट, इसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे और फिर वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का फार्मूला डिविडेंड जितना मिला अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर इंटू 100, और फिर वैल्यू पर शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसी के बेसिस पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसमें 3 पॉइंट आप चेक करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और वैल्यू पर शेयर। जिस तरीके से आप डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न निकाले थे उसी तरह एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपॉन पेड अप कैपिटल इंटू 100 और वैल्यू पर शेयर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एकदम फिक्स फॉर्मेट है और फार्मूले में पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, कोई टफ नहीं है अगर आप फार्मूला याद है आपको। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का क्लॉज है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फार्मूला, नेट प्रॉफिट में से इनकम टैक्स लेस करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें से जनरल रिजर्व करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। और इसी को लेके आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। थर्ड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड में भी आपको 3 कैलकुलेशन करना है। एक्चुअल अर्निंग निकालेंगे, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालेंगे और वैल्यू पर शेयर। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, प्रॉफिट अर्न या एक्चुअल अर्निंग अपॉन कैपिटल इम्प्लाइड इंटू 100 और वैल्यू पर शेयर, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और यहाँ भी एक्चुअल अर्निंग, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसमें से इनकम टैक्स लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, यही आपकी एक्चुअल अर्निंग मानी जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक बार फिर देख लीजिए और इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है कि नेट प्रॉफिट में से टैक्स लेस करेंगे, फिर जनरल रिजर्व, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, तब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स का आएगा। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि 10,000 इक्विटी शेयर है 100 ईच का और पेड अप वैल्यू कितनी है 90 और 1500 10% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच के हैं। कंपनी की प्रैक्टिस है कि 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती और कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ 6 लाख और टैक्स रेट क्या है 50% और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 6 लाख, ये देखिए गिवन है। इसमें से सबसे पहले आप टैक्स को लेस करेंगे, जैसा कि फार्मूले में हमने बताया था 50%, तो 6 लाख का 50% टैक्स चला गया तो बचा 3 लाख लेस रिजर्व। यहां लिखे ना 20% ऑफ प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते तो 20% 3 लाख का 60,000 आ गया। अब प्रॉफिट बचा 2,40,000 और लेस इसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड
10% था 1500 शेयर 1 लाख मीन्स 15,000 ही आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग फास्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये 15,000 कैसे आया देखिए, 1500 प्रेफरेंस शेयर है एट द रेट ऑफ ₹100, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर हो गए 1,50,000 के, और 10% इसका निकाल लेंगे डिविडेंड तो वो 15,000 आ गया। क्लियर? अब मेरा ये आ गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 225। अब हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपॉन इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर 90 पेड है तो 9 लाख हो जाएगा इंटू 100, तो ये आ गया 25%। और फिर इसके बाद आपको वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% इंटू वैल्यू पेड अप पर शेयर 90, तो ये 150 आ गया। ये आपका वैल्यू पर शेयर। इस तरीके से आप फार्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे। और इसी क्वेश्चन को देखिए आगे मैंने सॉल्व किया है फार्मूले में पुट करके। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में से 50% टैक्स लेस किए, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, जनरल रिजर्व 20%, तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व आ गया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस कर दिया, तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 225 आया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूले में हमने पुट किया, तो ये आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गया। फिर वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए इस फार्मूले को पुट किए और मेरा वैल्यू पर शेयर 150 आ गया। क्लियर है? ये मींस स्टेप बाय स्टेप आप फार्मूले में पुट करते जाएंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। और टोटली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फार्मूला याद है, ध्यान में है, तो आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब फेयर वैल्यू मेथड आपको हम पहले ही बता चुके कि एसेट्स वैल्यूएशन मेथड या नेट एसेट्स मेथड प्लस यील्ड वैल्यूएशन मेथड अपॉन 2 कर देंगे तो फेयर वैल्यू मेथड आपको पता चलेगा। अब वैल्यूएशन ऑफ बोनस शेयर, ये भी एक देख लीजिए क्वेश्चन कि बोनस शेयर का वैल्यूएशन कैसे होता है। कंपनी इशू 1 बोनस शेयर आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एवरी 5 शेयर हेल्ड, वैल्यू ऑफ शेयर प्रायर इशू टू बोनस शेयर एंड आफ्टर इशू। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको नेट एसेट्स यहां भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्वेश्चन वही है तो आप सभी को मालूम है कि नेट एसेट्स इसकी कितनी आएगी। नेट एसेट्स 60,000। क्योंकि देखिए हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, कैलकुलेशन तो आप लोग पहले सीख ही चुके हैं, तो कैलकुलेशन की यहां जरूरत नहीं है। नेट एसेट 60 आ गया। अब देखिए बोनस शेयर की वैल्यू आपको पता करनी है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर आप सबको मालूम है कि बोनस शेयर इशू होता कहां से, रिजर्व से। ठीक, तो बिफोर में 50,000 कैपिटल है 10 ईच, मींस शेयर कैपिटल है 5,000। नेट एसेट 60,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर 5,000, तो ये आपका आ गया ₹12 बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर देखिए बोनस शेयर कैसे इशू कर रहे हैं, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। तो कितने शेयर हैं यहां, 5,000। 1/5, तो कितना बोनस शेयर आपने इशू किया, 1 बोनस शेयर इशू कर रहे हैं 5 के लिए, तो 5,000 में से 5 से डिवाइड करेंगे 1,000 शेयर, यानी बोनस शेयर इशू करने के बाद कंपनी के पास टोटल शेयर कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस 1,000,
यानी टोटल शेयर कंपनी के पास कितना हो जाएगा फिर 6,000। यस सर। नेट एसेट्स, कंपनी की नेट एसेट्स उतनी ही रहेगी, बस नंबर ऑफ शेयर आपके 5 से 6,000 हो गए। तो आफ्टर बोनस इशू मीन्स बोनस शेयर इशू होने के पहले वैल्यू 12 रुपीज थी और बोनस शेयर इशू होने के बाद 10 रुपीज। और ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा कि बोनस शेयर इशू करने के बाद कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो जाती। क्लियर? क्यों? क्योंकि नेट एसेट्स तो वही रहती, बस नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज कर जाते हैं। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। और वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर, ये लास्ट टॉपिक है आज का। इसका फार्मूला है वैल्यू ऑफ राइट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू शेयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये देख लीजिए। इसमें गिवन है कंपनी इंक्रीज इट शेयर कैपिटल बाय इशू 3 न्यू शेयर। तो नंबर ऑफ न्यू शेयर कितने हो गए 3, 10 ईच। इशू प्राइस 10 हो गया फॉर एवरी 5 शेयर। कंपनी ने 5 शेयर के बदले 3 शेयर इशू किया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 5 के बदले 3 दिया तो टोटल नंबर 8 हो गए। और मार्केट प्राइस कितनी है 18। तो इसको पुट कर दीजिए, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 3/8 इंटू 18 माइनस 10 8, तो 3 रुपीज। मीन्स कि राइट शेयर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 राइट शेयर की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपको राइट शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर में वैल्यूएशन का सारा मेथड आपको याद होगा, थ्योरेटिकल भी आ सकता है ये क्वेश्चन। देखिए आंसर 3 इसका आया है। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स? एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर विथ एग्जांपल्स। तो जैसा आज आपने पढ़ा है बस वैसे ही थ्योरी लिख दीजिएगा कि अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। अंशों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को समझाइए। तो अंशों के मूल्यांकन का आपको एक बार फिर हम बता दें कि जैसा आज हम लोगों ने स्टडी किया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का 2 मेथड है, एक नेट एसेट्स मेथड और दूसरा यील्ड या इनकम वैल्यूएशन मेथड। और हिंदी में शुद्ध संपत्ति विधि और आय मूल्यांकन विधि। शुद्ध संपत्ति विधि में आपको 2 स्टेप करना है, एक नेट एसेट्स कैलकुलेट करना है और दूसरा वैल्यू पर शेयर निकालना है। और वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए आपको 2 चीज देखनी है कि क्वेश्चन में केवल इक्विटी शेयर है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों है। अगर केवल इक्विटी है तो इसमें 2 बात है कि एक ही तरह का इक्विटी है या एक से ज्यादा तरह का इक्विटी है। और इक्विटी प्रेफरेंस में 1 2 3 4 4 क्राइटेरिया है कि प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल की प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड की प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल डिविडेंड दोनों की प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस शेयर को कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो अलग अलग सबका फार्मूला है। और यील्ड वैल्यूएशन मेथड में 3 मेथड है, डिविडेंड यील्ड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेथड एंड एक्चुअल अर्निंग मेथड। और तीनों का अपना अलग अलग। और दिस इज फ्रॉम माय साइड।